नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। सुप्रभात बच्चों, मैं हूं डॉक्टर RN तिवारी, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मार्तंड क्रमांक 1 रीवा से। आज हम कक्षा 9वीं विज्ञान के अध्याय 9 बल तथा गति के नियम के दूसरे भाग की पुनरावृत्ति करेंगे। इस भाग में आज हम कुछ महत्वपूर्ण बड़े प्रश्नों, जिनके आकार बड़े होते हैं, कुछ लंबे उनके उत्तर होते हैं, इनको हम देखेंगे। चलिए इनके प्रश्नों को हम देखते हैं, समझते हैं। पहला प्रश्न है, गैलीलियो के जड़त्व के नियम अथवा न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम का उल्लेख कीजिए। तो गति के प्रथम नियम को यहां पे देना है आपको। और गति का प्रथम नियम होता है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, यदि वह गतिमान है तो एक समान गति करेगी जब तक उस पर बाह्य असंतुलित बल ना लगाया जाए। तो यह है गति का प्रथम नियम। अगला प्रश्न है बच्चों, संवेग किसे कहते हैं? तो आपको पता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं, अर्थात संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तीसरा प्रश्न है, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम का उल्लेख कीजिए। तो द्वितीय नियम को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहला है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, और इसी को हम लिख सकते हैं बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर। तो चाहे हम ये परिभाषित कर दें कि बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है, या हम ये लिख दें कि संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती या बराबर होती है। चौथा प्रश्न देखें बच्चों, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो संवेग संरक्षण का नियम होता है, किसी निकाय का संपूर्ण संवेग नियत रहता है यदि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। और इसका सूत्र बनता है m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। m1 और m2 2 अलग अलग वस्तुओं के द्रव्यमान हैं। u1 और u2 उन दोनों वस्तुओं के प्रारंभिक वेग हैं। v1 और v2 उन दोनों वस्तुओं के अंतिम वेग हैं। प्रश्न क्रमांक 5, बल के आवेग से क्या तात्पर्य है? बल के आवेग की परिभाषा देना है। तो बल का आवेग होता है, बच्चों आप पहले सूत्र याद कर लें कि आवेग बराबर होता है बल गुणे समय अंतराल, और इसी को हम परिभाषित कर देंगे कि यदि किसी वस्तु पर कोई बल सूक्ष्म समय के लिए लगाया जाए, इस स्थिति में बल और समय अंतराल का जो गुणनफल होता है उसे हम आवेग कहते हैं। अगला प्रश्न देखें बच्चों, प्रश्न क्रमांक 6, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम अथवा क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का उल्लेख कीजिए। बड़ा सरल सा प्रश्न है। तो न्यूटन के गति का तृतीय नियम है कि किसी क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, अर्थात प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। 7वां प्रश्न, आपके पास एल्यूमीनियम, स्टील तथा लकड़ी के बने समान आकृति तथा समान आयतन के 3 ठोस हैं। इनमें से किसका जड़त्व सबसे ज्यादा होगा? पदार्थ अलग अलग हैं, एक एल्यूमीनियम है, स्टील है, लकड़ी है, लेकिन इनके आकार को सेम रखना है और आपको बताना है कि जड़त्व किसका सबसे ज्यादा होगा। तो निश्चित है कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व ज्यादा होगा। स्टील का घनत्व तो सबसे ज्यादा होगा
इसलिए स्टील का द्रव्यमान भी यहां पे सबसे ज्यादा होगा। इस कारण जड़त्व का मान स्टील के लिए सर्वाधिक होगा। प्रश्न क्रमांक 8, दो सर्वसम गोलियों में से एक हल्की राइफल तथा दूसरी को भारी राइफल के द्वारा समान बल से दागा जाता है। कौन सी राइफल कंधे पर अधिक आघात करेगी और क्यों? तो बच्चों यहां पे दो एक ही प्रकार की गोलियां हैं। सर्वसम गोलियां माने एक ही आकार की गोलियां हैं। एक गोली को हल्की राइफल से दागा जाता है और दूसरी को भारी राइफल से। चूंकि दोनों गोलियां दागने के पश्चात पीछे की तरफ प्रतिक्रिया आरोपित करेंगी, प्रतिक्रिया के प्रभाव से जो हल्की राइफल होगी जिसका द्रव्यमान कम होगा वह पीछे की ओर तेजी से गति करेगी हल्के होने के कारण, और दूसरी भारी है इसलिए पीछे की ओर गति इसकी धीमी रहेगी। इस कारण हल्की राइफल के द्वारा कंधे पर अधिक आघात होगा, अधिक चोट पहुंचेगी। जड़त्व पर आधारित यह प्रश्न था। अगला प्रश्न क्रमांक 9, दो मित्र रोलर स्केटों पर एक दूसरे के सामने 5 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। इनमें से एक 2 किलोग्राम की गेंद को दूसरी ओर फेंकता है, जिससे दूसरा अपने स्थान पर खड़े होकर उसको लपकता है। इस क्रियाकलाप द्वारा दोनों मित्रों की स्थितियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपने उत्तर के स्पष्टीकरण कीजिए। बच्चों यहां पे देखो कि दोनों मित्र जो है एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी पर खड़े हैं और ये जो है एक दूसरे की तरफ गेंद को फेंकते हैं। जब गेंद को फेंकेंगे तो फेंकते समय उनका उस गेंद का प्रतिक्रिया उनके पीछे की तरफ काम करेगा, जिसके कारण से ये दोनों पीछे की ओर गति करेंगे। क्योंकि यदि पीछे की ओर प्रतिक्रिया नहीं होगी तो गेंद आगे की ओर गति नहीं करेगी। यहां पे क्रिया और प्रतिक्रिया पर आधारित ये बात है। अगला प्रश्न देखें बच्चों 10वां, जैसे ही जल की आपूर्ति होती है, घास के मैदान में जल का छिड़काव करने वाला यंत्र घूमने लगता है। इसके कार्य करने का सिद्धांत बताइए। आपने देखा होगा लान में, खेतों में स्प्रिंकलर लगे होते हैं, वाटर स्प्रिंकलर। तो स्प्रिंकलर में जैसे ही पानी की सप्लाई की जाती है तो इनके पीछे जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम अर्थात गति का तृतीय नियम लागू होता है। तृतीय नियम के कारण जल नोजल से बाहर निकलता है और बाहर निकलते समय पीछे की तरफ प्रतिक्रिया लगाता है, जिसके कारण नोजल का घूमना या घूर्णन प्रारंभ हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 11 देखें बच्चों, क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय अपने हाथ पीछे खींचता है, क्यों? इसे समझाइए। क्रिकेट के खेल में आपने देखा होगा कि जब क्रिकेटर बॉल को कैच करता है तो जैसे ही गेंद उसके हाथ के पास आती है, हाथ के संपर्क में आती है, वह हाथ को पीछे की ओर खींच करके उसे पूरी तरह से रोक लेता है। ऐसा करने पर रोकने में लगा समय बढ़ जाता है, अर्थात समय अंतराल बढ़ जाएगा, जिसके कारण से हथेलियों पर चोट कम लगती है। इसके पीछे आवेग, बल के आवेग का सिद्धांत काम करता है। यहां पर आवेग या संवेग परिवर्तन नियत होता है। आवेग बराबर होता है बल गुणे समय अंतराल। तो हम समय के मान को बढ़ा देते हैं तो बल का प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि बल और समय का गुणनफल आवेग यहां पर नियत है। प्रश्न क्रमांक 12 देखें,
घर्षण से क्या हानियां हैं? तो घर्षण बच्चों हमारे जीवन के लिए लाभप्रद भी है, आवश्यक भी है, हानिकारक भी है। तो अभी हमको हानियां देखना है। तो पहली हानि, घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे मशीनों के पुर्जे अधिक गर्म हो जाते हैं और जल्दी खराब होते हैं। दूसरा, घर्षण के कारण मशीन के पुर्जों टूट फूट जाते हैं, घिस जाते हैं, इस कारण उन्हें जल्दी बदलने पड़ते हैं। घर्षण के कारण मशीन की दक्षता कम हो जाती है, अर्थात कार्य क्षमता कम हो जाती है। अगला प्रश्न देखें बच्चों, घर्षण से क्या क्या लाभ होते हैं? तो घर्षण से लाभ निम्नलिखित है। यदि घर्षण ना होता तो हम आग उत्पन्न नहीं कर सकते थे, क्योंकि माचिस या दिया सलाई या लाइटर आदि इसी सिद्धांत पर आग उत्पन्न करते हैं। दूसरा, घर्षण के कारण ही रेलगाड़ी या वाहन या हम स्वयं आगे की ओर गति कर पाते हैं। तीसरा, वाहनों को ब्रेक लगाकर घर्षण के द्वारा ही रोका जा सकता है। चौथा, घर्षण के कारण ही हम पृथ्वी पर आसानी से चल पाते हैं। ऐसे बहुत सारे लाभ हैं। प्रश्न क्रमांक 14 देखें, घर्षण को कम करने के उपाय लिखिए। क्योंकि घर्षण हमारे जीवन में आवश्यक भी है, जहां आवश्यक है अच्छा है, लेकिन जहां आवश्यक नहीं है तो वहां हम किस प्रकार से इसको कम कर सकते हैं। तो कुछ बिंदु हैं, कुछ उपाय हैं जिनके द्वारा हम घर्षण को कम कर सकते हैं। पहला है स्नेहक का उपयोग करके। स्नेहक मतलब ऐसा पदार्थ जो चिकना होता है। तो चिकना पदार्थ लगाने पर घर्षण का मान कम हो जाता है। तो घर्षण कम करने के लिए संपर्क पृष्ठों के बीच स्नेहक जैसे ग्रीस, तेल आदि का उपयोग किया जाता है। गाड़ियों में ग्रीस, तेल, मशीनों में, कलपुर्जों में डाला जाता है। दूसरा है पॉलिश करके। संपर्क पृष्ठों को चिकना करके भी हम घर्षण को कम कर सकते हैं, चिकनाहट ला करके। तीसरा है बॉल बियरिंग का उपयोग करके। तो बॉल बियरिंग के उपयोग करने से संपर्क क्षेत्रफल कम हो जाता है, जिससे घर्षण का मान कम हो जाता है। और बॉल बियरिंग का हम अपने दैनिक जीवन में हर गाड़ियों में, कलपुर्जों में, हम मशीनों में इसका इस्तेमाल करते हैं। एक और रास्ता है धारा रेखीय आकृति देकर। इससे भी घर्षण का मान कम हो जाता है। बच्चों आपने देखा होगा नाव के सामने की आकृति, जलयान, वायुयान, कार, जो काफी तीव्र गति से चलने वाले वाहन होते हैं, मछली, इनके सामने की तरफ इनका जो मुंह होता है, सामने का भाग नुकीला होता है, जिससे तरल या जल को आसानी से काटकर आगे की ओर गति कर सकें। तो यह घर्षण को कम करने का ये एक महत्वपूर्ण उपाय है। अगला देखें प्रश्न क्रमांक 15, घर्षण बढ़ाने के उपाय बताइए। कहीं कहीं हमें घर्षण की आवश्यकता होती है, उसको अधिक करना पड़ता है। तो कौन कौन से उपाय हैं जिससे हम घर्षण को बढ़ा सकते हैं? तो पहला है घरों के ढाल या ढाल पर लाइनें डालकर घर्षण बढ़ाया जाता है। आपने देखा होगा जब घर में स्लोप बनवाते हैं और घर्षण की चढ़ने उतरने की आवश्यकता है, तो वहां पे हम खरोंच लगवा देते हैं। दूसरा है चिकनी सतह जैसे बर्फ, तेल या पर सूखी मिट्टी या बालू डाल करके घर्षण को बढ़ाया जाता है। कई जगह हम ऐसे पदार्थ डालते हैं जो खुरदुरे होते हैं। तीसरा है जूते के तले या खांचे बना करके घर्षण को बढ़ाते हैं। चौथा है वाहन के टायरों में खांचे बनाए जाते हैं, जिससे ये सारी युक्तियां हैं, ये सारे तरीके हैं जिससे घर्षण का मान बढ़ाया जाता है जहां आवश्यकता है। प्रश्न क्रमांक 16 देखें, घर्षण हानिकारक हुए भी आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। कथन की विवेचना कीजिए। अर्थात घर्षण एक बुराई है
इस कथन की विवेचना करना है। तो अभी घर्षण की चर्चा हो गई, कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे कम किया जाता है, कितना लाभकारी है, कितना हानिकारक है, तो आपको उत्तर समझ में आ रहा होगा। घर्षण हानिकारक है क्योंकि इससे मशीनों की दक्षता कम हो जाती है, कलपुर्जे टूट फूट जाते हैं, घिस जाते हैं, ऊष्मा उत्पन्न होती है, मशीनें जल्दी खराब होती हैं घर्षण के कारण। इतनी सारी बुराइयां होने के बावजूद भी यदि घर्षण ना हो तो हमें कोई कार्य करना, आगे चलना, गति करना, वाहनों में ब्रेक लगाना, वाहनों को रोकना, आग उत्पन्न करना, ये सारे महत्वपूर्ण कार्य हम नहीं कर सकते थे। अर्थात घर्षण हानिकारक है। हानिकारक होने के बावजूद भी हमारे जीवन में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थात हम कह सकते हैं कि घर्षण एक आवश्यक। अब बच्चों हम प्रश्न क्रमांक 17 देखेंगे। गति के दूसरे नियम का उपयोग करके बल त्वरण के बीच संबंध F=ma को व्युत्पन्न करना है। तो इसको व्युत्पन्न करने के लिए बच्चों हम पहले मान लेंगे कि m द्रव्यमान का एक पिंड है, इसका द्रव्यमान m ले लेंगे, प्रारंभिक वेग u ले लेंगे। मान लेते हैं कि इस वस्तु पर F बल आरोपित करने पर t समय के पश्चात इसका वेग भी हो जाता है। अब हम प्रारंभिक संवेग की गणना कर लेंगे। तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, प्रारंभिक संवेग mu, अंतिम संवेग mv, संवेग परिवर्तन निकाल देंगे तो दोनों को घटा देंगे, mv माइनस mu हो जाएगा। अब यहां पे हम संवेग परिवर्तन की दर निकाल लेते हैं, अर्थात समय से भाग दे देते हैं। तो संवेग परिवर्तन की दर हो जाएगा संवेग परिवर्तन बटे समय, अर्थात m v माइनस यू अपॉन टी। यहां पे गति के प्रथम नियम से v माइनस यू की जगह पे हम at रख देंगे, v माइनस यू की जगह पे at प्रतिस्थापित कर देंगे तो आपको संवेग परिवर्तन की दर ma मिल जाएगी। अब हम गति के द्वितीय नियम में आ जाते हैं कि गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर होता है। तो बल F अनुक्रमानुपाती ma हो जाएगा। अनुक्रमानुपाती नियतांक k लगा देंगे तो F बराबर kma। k को हम यहां पर 1 ले लेते हैं तो हमें F=ma मिल जाएगा। तो बच्चों धन्यवाद। आप इन सभी क्वेश्चनों की पुनरावृत्ति करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।